एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 5 और उसका पार्ट 6 बनने जा रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया गया है एनसीईआरटी सीरीज हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 5 पार्ट 6 और चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और इसमें हम मगध के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होने जा रही है। और अगर आपके पास पेज है तो उसका पेज संख्या 48 यानी पेज 48, पृष्ठ संख्या 48 या पेज संख्या 48 या 48 आप ओपन कर लीजिए। और अगर बुक्स नहीं है तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अब देखिए, ये मगध के बारे में दो यहाँ पर केस स्टडी लिया गया है। एक मगध है और एक वज्जी है, और उसका यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है, यानी अ क्लोजर लुक, यही आपकी पुस्तक में लिखा गया है। अब इसको मैं समझाता हूं, आप समझिए। लेकिन सबसे पहले ये लिख रहा है कि मानचित्र 4 के पृष्ठ संख्या यानी पेज संख्या 45 में मगध को ढूंढो। तो ये देखिए, मानचित्र आप 4 निकाल लीजिए। तो देखिए, हमने निकाल लिया है। पेज संख्या 45 में ये मानचित्र 4 है, यानी मैप 4 है। बुक में है तो आप देख सकते हैं। और बुक में देखिए, यही मगध है। देखिए, मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इस बड़े मैप पर आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये मगध है। ये मगध शब्द पर आ जाइए। इसी मगध की चर्चा हो रही है। देखिए, मगध है, इसी मगध की हम चर्चा करेंगे। और अब आ जाइए बड़े मानचित्र में। तो ये देखिए, बड़ा मानचित्र, ये भारत का मैप है। और भारत के मैप में देखिए, यही पटना है, यही पटना और उसके आसपास के इस जगह को हम मगध बोलते थे। ये बिहार में है। बिहार की जो राजधानी है, यानी बिहार की जो कैपिटल है, वह पटना है। पटना और उसके आसपास के जो जगह हैं, ये पूरे जगह को मिला के मगध बोला जाता था। ठीक है, अब उसके बारे में हम डिटेल आपको बताने जा रहे हैं, तो चर्चा कीजिए। भारत है, भारत का ही एक प्रांत बिहार है। आज के वर्तमान में भारत का महत्वपूर्ण प्रांत बिहार है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, कुछ उसकी एरिया बढ़ा दी गई है, और उस इलाके को हम मगध प्रांत, लेकिन उस समय मगध महाजनपद या जनपद बोलते थे। ये बाद में बहुत शक्तिशाली हुआ, ये साम्राज्य बना। तो आइए अब इसी की चर्चा करते हैं। फिर हम पेज संख्या 48 पर आ जाते हैं। और यहाँ से मैं इसका एक एक लाइन मैं पहले पढ़ूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। और एक भी शब्द मैं छोड़ता नहीं हूं। पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप मेरी बातों को सुनिए और पेन पेपर आप ले लीजिए, उस पर आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं मेन चीजों को नोट कराऊंगा। तो यहाँ देखिए, मानचित्र 4 में मगध को ढूंढो। तो मगध का तो आपने ढूंढ ही दिया है कि यही मगध रीजन है। देखिए, बिहार का प्रांत में यही मगध रीजन है, यही मगध रीजन है, और ये पटना है। ठीक है, अब आइए, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ये बता रहा है कि लगभग 200 सालों के भीतर। देखिए, लिख देता हूं, पहला यहाँ पर पॉइंट है कि लगभग यानी अप्रोक्सीमेट 200 सालों के भीतर मगध क्या हुआ? बहुत शक्तिशाली यानी स्ट्रॉन्ग जनपद बन गया। बहुत शक्तिशाली जनपद, ये लिख लीजिए। पहली बात समझिए, मगध को आपने देख लिया। मगध बिहार प्रांत में है। पटना और उसके आसपास का जो इलाका है, उस मगध में आता है। एक बड़ा इलाका होता था। और ये मगध के बारे में बोल रहा है कि पहले तो जनपद हुआ करते थे, पहले जन होते थे, फिर जन के बाद जनपद हुए, यानी जन जहां बसना शुरू किए, और अब ये जनपद हुए, और उसमें मगध भी जनपद था। फिर 200 सालों में परिवर्तन आया, और 200 सालों में मगध बहुत महत्वपूर्ण जनपद बन गया और बहुत शक्तिशाली जनपद बन गया। उसके क्या कारण थे? ये 200 सालों में ऐसी क्या बात हुई कि मगध बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जनपद बन गया अन्य जनपदों की तुलना में? क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखिएगा, कुछ समय 16 महाजनपदों की चर्चा है।
और इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी बस इतना समझिए कि 16 महाजनपदों में एक मगध महाजनपद भी था। ये इतना शक्तिशाली कैसे हुआ, इसी की चर्चा करेंगे। और शक्तिशाली होते होते ये मगध साम्राज्य बन गया, तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों हुआ, उस कारण पाइए। पहला बात, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। सबसे पहला जो इसका कारण है, शक्तिशाली होने के कारण, देखिए उसके कॉज बता रहे हैं, कारण, कॉजेज। कॉजेज क्या कारण है? तो पहला कारण इसका है कि गंगा एवं सोन नदियां यहां बहती थी, मगध से होकर बहती थी। तो सबसे पहला कारण गंगा एवं सोन नदी, ये इसको एडिशनल बेनिफिट था। सोन नदियां बहती थी, नदियां इससे होकर बहती थी। लिख लीजिए, इससे होकर बहती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, होकर बहती थी। क्योंकि गंगा और सोन नदी का मगध के मजबूत होने में, महत्वपूर्ण होने में या समृद्ध होने में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये गंगा और सोन नदी जो है वो मगध से होकर बहती थी। एक तो पहला कारण हुआ मगध के शक्तिशाली होने का। अब देख लीजिए, यही पटना है, आप देखिए यहाँ पर, ये पटना के पास देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका, ये देखिए यही आपका ये सोन नदी है। देख लीजिए, सोन कोइलवर जो है सोन नदी के किनारे है, जहां महात्मा गांधी भी गए थे। तो ये कोइलवर, ये सोन नदी है। और देखिए यही गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। वाराणसी देखिए बगल में भी गंगा नदी किनारे है, पटना भी गंगा नदी के किनारे है। तो पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और ठीक उसके बगल में सोन नदी भी बहती है। तो ये जो गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी, और ये इससे मगध को कुछ एक्स्ट्रा एज मिलता था, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, और वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जनपद बना, मजबूत जनपद बना और साम्राज्य तक बना। अब आइए दूसरी बात थी, अब जो गंगा और सोन नदी बहती थी, तो आप कहेंगे कि सर ठीक है, गंगा और सोन नदी तो बहती हैं, मैं मान लिया, लेकिन ये मगध को बेनिफिट कैसे पहुंचाई, मगध को इससे लाभ क्या क्या हुआ, थोड़ा इसकी चर्चा कर दीजिए। तो आइए उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो मगध और सोन नदियां हैं, इससे क्या क्या फायदा हुआ। तो सबसे पहला इसका जो फायदा हुआ, ये लिख लीजिए। सबसे पहला इसका जो फायदा हुआ वह यातायात का हुआ। यातायात, यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे लिखिए ट्रांसपोर्ट। पहले तो ट्रांसपोर्ट का फायदा हो गया कि भाई जो नदी है वह जल मार्ग के बहुत सुंदर साधन है, वाटरवेज का। क्योंकि जैसे रोडवेज होता है, जैसे रेलवेज है, जैसे एयरवेज है हेलीकॉप्टर का, ऐसे ही वाटरवेज है। और आपको पता होना चाहिए कि यह सबसे सुगम और सबसे सस्ता या चीप यह यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। तो एक तो गंगा और सोन नदियों के सहारे ट्रांसपोर्टेशन होता था, और उससे बहुत मजबूत सामान, बहुत बड़े बड़े सामान वहां पर, यहाँ पर बड़े बड़े नावों पर, बोट पर लाद कर और लाया जा सकता था। और लोग भी, सामान भी आते थे, मगध में पहुंचते थे इस वाटरवेज के द्वारा, इस नदी जल मार्ग के द्वारा, गंगा और सोन नदी के माध्यम से। और व्यक्ति भी इससे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो ये तो एक ट्रांसपोर्ट फायदा था। दूसरा फायदा क्या इससे हुआ नदी का? दूसरा, गंगा और सोन नदी ने क्या फायदा पहुंचाया? जल वितरण। जल वितरण, जल वितरण मतलब वाटर सप्लाई। जल वितरण, जल वितरण, वाटर सप्लाई। क्योंकि कहीं भी किसी भी साम्राज्य के लिए या कोई भी जनपद या महाजनपद के लिए वाटर सप्लाई तो चाहिए भैया, वो जन वितरण, सप्लाई। आजकल तो लोग शहरों में रहते हैं, देखते हैं ना, थोड़ा देर के लिए अगर बिजली चली जाती है और घर के अगर जो समरसेबल लगे हुए हैं और मोटर नहीं चल पाते हैं, तो पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। तो जल वितरण इससे ऊपर यातायात होता था और जल वितरण भी होता था। जल वितरण या वाटर सप्लाई का काम किस किस में चीज आ सकता है? एक तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए आ सकता है, और दूसरा खेतों की इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए आ सकता है, और भी कई काम हो सकते हैं। तो ये जल वितरण है।
तो जल वितरण यहाँ पर संभव हुआ और उसका बेनिफिट इस मगध को मिला। और ये बेनिफिट कौन पहुंचाया? तो गंगा और सोन नदी ने। और हमने बोला कि एक और फायदा था, बहुत मजबूत फायदा। और तीसरा फायदा क्या हुआ उनको? जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। जमीन उपजाऊ, बस यही लिख लीजिए, उपजाऊ लिख लीजिए, फर्टाइल लैंड में लिख देता हूं। जमीन उपजाऊ मतलब कि फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड, ठीक है। तो ये है, तो ये तीन काम ये गंगा और सोन नदियां से हुआ, जो कि मगध जनपद से होकर गुजरती थी, जिसके कारण मगध एक महत्वपूर्ण जनपद बन पाया। पहला तो इनके कारण यातायात संभव हुआ, दूसरे जल वितरण वाटर सप्लाई संभव हो पाया, और तीसरा जमीन उपजाऊ बन गई। जमीन उपजाऊ का तो फायदा है ही है कि जब जमीन उपजाऊ होगा तब पैदावार ज्यादा होगा और इसके कारण साम्राज्य जो है समृद्ध होगा, वहां के लोग समृद्ध हो पाएंगे। तो ये तीनों फायदा हुआ, क्योंकि जो गंगा और ये सोन नदियां जो है, गंगा और सोन नदियां, ये अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके आती है। जलोढ़ मतलब एलुवियल सॉइल, और यह जमीन को बहुत उपजाऊ बना देती है। तो ये इसका फायदा हुआ, ठीक है ना। अभी भी गंगा और सोन नदियों के किनारे जो जो जगह है और या नदियों के किनारे, वो बहुत उपजाऊ होते हैं और वहां पर उपज ज्यादा होती है। तो ये एक फायदा है। अगर वहां पर बाढ़ आता है तो लोगों का कहना होता है कि बाढ़ से हमको जितना नुकसान होता है उससे ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि जमीन इतनी फर्टाइल हो जाती है कि दुगना पैदावार हो जाता है। तो इसीलिए लोग गंगा और सोन या नदियों को लोग पूजा करते हैं कि नदियों से कोई नुकसान नहीं है, नदियां बहुत फायदा पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये एक फायदा हुआ, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात क्या थी मगध के महत्वपूर्ण होने का? कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। देखिए, एक कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण आ जाइए, मगध के दूसरा कारण। हमने तो एक कारण बताया ना कि गंगा और सोन नदियां बहती थी, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ठीक है। तो जंगल, एक हिस्सा माने वन पार्ट जंगलों से भरा था। जंगलों से, जंगल मतलब फॉरेस्ट, लिख लीजिए फॉरेस्ट, अंग्रेजी वाले, फॉरेस्ट से भरा था, यानी फॉरेस्ट था। तो ये मगध जो शक्तिशाली जनपद बना, इसके कारण बता रहे हैं। पहला कारण नदियां हैं, सोन और गंगा नदियां, उसका कारण बता दिया गया। दूसरा कारण हो गया, ये देखिए पहला कारण है, टिक लगा लीजिए। ये देखिए दूसरे कारण में आ गए कि एक हिस्सा जंगलों से भरा था, फॉरेस्ट से। अब आप कहेंगे कि सर जंगल का क्या क्या फायदा पहुंचा है, और ऐसे जंगल ने क्या कर दिया कि ये मगध जनपद इतना शक्तिशाली हो गया? तो देखिए इसमें लिखा है, फिर आपको समझा रहा हूं मैं उसी को, कि इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। इन जंगल से क्या हुआ कि इन जंगल में जो हाथियां रहती थी, देखिए मैं यहां लिख देता हूं हाथियां, देखिए यहां पर लाया। इन जंगल से क्या करते थे लोग? हाथियां पकड़ते थे, एलिफेंट्स, हाथियां। जंगलों में हाथियां थी यानी एलिफेंट्स थे, एलिफेंट्स। और इन एलिफेंट्स को लोग पकड़कर प्रशिक्षित करते थे। क्या करते थे? जंगल से हाथी को पकड़ते थे भाई, पकड़कर प्रशिक्षित यानी ट्रेंड कर इन हाथी को ट्रेंड किया जाता था। ट्रेंड कर, ठीक है ना, प्रशिक्षित कर, ट्रेंड, प्रशिक्षित, पकड़कर, एवं लिख दीजिए यहाँ पर, एंड प्रशिक्षित कर। देखिए मैं लिख देता हूं एवं, प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षित कर सेना में लगाया जाता था। सेना यानी आर्मी में। देखिए हाथियों को जंगल से हाथियां पकड़ते थे, जंगल में हाथियां प्रचुर मात्रा में मिलती थी, और उन हाथियों को पकड़कर एवं उसको प्रशिक्षित किया जाता था,
और प्रशिक्षित कर उन हाथियों को ट्रेंड किया जाता था और ट्रेंड कर उनको सेना में उपयोग में लाया जाता था। हाथियां जब सेना में जाती थी और जब युद्ध होता था तो उस युद्ध में हाथियां भगदड़ मचा देती थी और विपक्षी पार्टी या शत्रु दल में भगदड़ मच जाती थी और भाग जाते थे और युद्ध आसानी से जीत जाते थे। तो हाथियों को का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था ये मगध जनपद को शक्तिशाली बनाने में। ठीक है, हाथियां ऐसे परिवहन का भी काम करती थी। जो जंगल से लकड़ी मिलती थी, मैं उसका भी चर्चा आऊंगा, बड़ी बड़ी सिलियां, उस सिलियों को भी हाथियां ढोकर वो पहुंचाती थी या वो उस सिलियों को पकड़ पकड़ करके बोट में वो लादती थी। तो ये सब हाथियों का भी था, परिवहन के भी साधन में आती थी। और सबसे बड़ा हाथियों का उपयोग जो था वह आपका युद्ध क्षेत्र में होता था, बैटल फील्ड में। और युद्ध के मैदान में जब हाथियां उतरती थी और जब हाथियां युद्ध के मैदान, क्योंकि ट्रेंड हाथियां थी, जब हाथियां चिघारती थी तो सेना में दहशत मच जाता था और भगदड़ मच जाता था। और इसका फायदा जो जिस पक्ष में हाथियां होती थी उस पक्ष को होता था और युद्ध बहुत ही आसानी से, सुगमता से जीत लिया जाता था। तो ये हाथियां थी। हाथियों का क्या डर था आपको आगे भी आपको मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ देखिए कि जंगल का एक ये फायदा हो गया, जंगल से एक और फायदा था। और वह फायदा क्या था? तीसरा जो फायदा आपको बताया जा रहा है कि जंगल से यहाँ पर लकड़ियां मिलती थी। तो स्पष्ट बात है भाई कि ये जो जंगल का एक फायदा हुआ, जंगल का देखिए दूसरा फायदा था। जंगल का ये एक फायदा है, इसको भी आप ए लिख लीजिए। और जंगल से देखिए दूसरा फायदा है, यहां मैं ला रहा हूं, देखिए पकड़िए में मुझे, जंगल से दूसरा फायदा उसको बी लिखिए। क्या मिलती थी? लकड़ियां मिलती थी, लकड़ियां। जंगल से लकड़ी तो मिलेगी भैया, ये तो स्पष्ट बात है। ऊट्स मिलते थे और उस ऊट्स का भी प्रयोग होता था किस चीज में? तो देखिए यहाँ पर मकान बनाने में उस ऊट्स का प्रयोग घर बनाने में होता था, साथ ही साथ गाड़ियां तथा रथ बनाने में भी होता था। तो इस ऊट्स का प्रयोग यहाँ पर मकान यानी घर, ठीक है, हाउस, इसी के साथ साथ गाड़ियां, कार्ड्स और रथ। और क्या होता था? रथ एवं रथ बनाने में होते थे। रथ, चैरिटियर, ठीक है ना, रथ बनाने में। तो जंगल से लकड़ी मिलती थी और इस जंगल से एक तो हाथी मिलती थी, हाथी का उपयोग हमने आपको बता दिया है। इस जंगल से लकड़ियां मिलती थी, ऊट्स मिलते थे और उन लकड़ियों से घर बनता था। उन लकड़ियों से आपको यहाँ पर देख लीजिए कि गाड़ियां बनाई जाती थी। आप देखे होंगे बैलगाड़ी होता है, घोड़ा गाड़ी, उसमें तो लकड़ी ही लगते हैं। आज भी टमटम उमटम आप देखे होंगे या बुलक कार्ट अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि उसमें लकड़ी का प्रयोग होता था। मैं भी बचपन में बैलगाड़ियों पर चढ़ा हूं और एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। और ये जो गाड़ियां बनती थी लकड़ी के, वो सामान ढोते थे और वो मनुष्य को भी धोते थे। तो यात्री गाड़ी भी होती थी और उससे गुड्स का भी यानी सामान को भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। तो जंगल से जो लकड़ी मिलती थी देखिए जंगल से क्या मिलती थी? लकड़ी। उस लकड़ी से घर बनाए जाते थे यानी हाउस। देखिए यहाँ पर ई छूट गया है, लिख देता हूँ हाउस में। तो हाउस में, क्योंकि घर में आजकल भी कोई भी मकान बनाता है या आपके घर में भी जो मकान बनते होंगे तो देखिएगा, चर्चा करेंगे आपके जो पेरेंट्स है या गार्जियन है या जो भी काम कर रहा है कि भैया यहाँ पर तो घर बनाने में जो खर्चा लग रहा है, ईंट में, पत्थर में, सरिया में, मजदूरी में, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा तो फर्नीचर में लगता है और लकड़ी के सामान बनाने में, लकड़ी के आपका दरवाजा बनाने में, चौखट बनाने में। तो लकड़ी का काम जो घर में यूज होता था। तीसरा साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए कि गाड़ी बनती थी, तो जो भी गाड़ी बनती थी लकड़ी यूज होता था और रथ में भी लकड़ी यूज होता था। और जो रथ होता था तो रथों से भी युद्ध लड़ा जाता था और रथ से लोग यात्रा भी करते थे। तो उसमें जो रथ बनाए जाते थे वो काम करते थे। तो यहाँ पर चूंकि मगध शक्तिशाली हुआ तो शक्तिशाली इसलिए हुआ कि उस रथ पर लोग बैठ के और युद्ध करते थे।
और बैटल फील्ड में जाते थे तो रथ का कमाल था वहां पर, और फिर हाथियां भी कमाल करती थी, और गाड़ियां जो थी तो बैटल फील्ड में जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, ये सब गाड़ियों पर लाद के ले उस पर ढोए जाते थे, लाद कर जाते थे हथियार या रसद सामान, और तब युद्ध होता था, और युद्ध में मगध विजयी हुआ। तो आपको फायदा पता चल गया ना कि किस तरह से जंगल से फायदा हुआ, किस तरह से गंगा और सोन नदियों से फायदा हुआ। एक और मगध को बेनिफिट था, उसको मैं समझा रहा हूं। तीसरा बेनिफिट, देखिए 2 बेनिफिट आपको मैं बता चुका हूं, अब इस कारण में तीसरा बेनिफिट मैं आ रहा हूं। तीसरा बेनिफिट इसके लिए मिटा देते हैं, मुझे लगता है कि आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। तो तीसरा बेनिफिट देखिए, और वो बेनिफिट जो है यहाँ बताया गया है कि मगध क्षेत्र में यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर इन सब के अलावे लोहे की खदानें थी, लौह अयस्क की खदानें थी, आयरन ओर्स के माइंस मिलते थे मगध क्षेत्र में। और ये जो लौह अयस्क के माइंस हैं, यानी लौह अयस्क की जो खदानें हैं, ये खदानें मगध को बहुत फायदा पहुंचाई, और जिससे मगध एक शक्तिशाली जनपद बन पाया। ये तीसरा चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तीसरा जो कारण है, 2 कारण तो मैं बता चुका हूं, देखिए तीसरा कारण क्या है कि यहाँ पर लौह अयस्क की खदानें, लौह अयस्क अयस्क मतलब आयरन ओर, आयरन ओर से लिख लीजिए, की खदानें, खदान मतलब माइंस होता है ना, खदानें माइंस। ये कारण कि मगध में लौह अयस्क की खदानें मिलती थी, यहां बिंदु लगा दीजिए, खदानें मिलती थी, माइंस मिलते थे, और इससे क्या मिला, लोहा मिला, ठीक है। और ये लोहा से क्या मिला, इससे क्या मिला, लोहा मिला। इस लोहा से या लौह अयस्क से क्या क्या चीज बना, एक तो मजबूत औजार और हथियार बने। देखिए मजबूत औजार और हथियार, मजबूत औजार लिखिए, टूल्स, अंग्रेजी में टूल्स, और हथियार बने, वेपन्स। इससे मजबूत औजार बन पाए, लोहे का जो औजार बनेगा, जब तक लोहा सबसे कठोर होता है, मतलब कठोर मेटल होता है, सबसे कठोर तो बहुत दूसरे मेटल भी हैं, लेकिन लोहा कठोर होता है, और उससे मजबूत टूल्स बनते हैं और हथियार बनते हैं। और इसका जो उपयोग हुआ वह युद्ध क्षेत्र में, वाटर बैटल में मगध के शासकों ने किया, मगध महत्वपूर्ण जनपद बन पाया। एक और मगध का महत्वपूर्ण बनने का, ये तो शक्तिशाली बनाया, एक और महत्वपूर्ण बनने का एक कारण था जो बुक्स में नहीं लिखा है, मैं बता देता हूं कि इससे क्या हुआ। ये देखिए कि लोहे का यूज हलों के फाल में हुआ, लोहे के फाल हल में, ठीक है ना। लोहे के फाल मतलब प्लाऊ शेयर, क्या हुआ, प्लाऊ शेयर हलों में लोहे का जब आविष्कार हो गया, मगध में मिलते थे, तो इसके लोहे का फाल बनने लगा, प्लाऊ शेयर। इससे क्या हुआ कि यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर देखिए खेतों की गहरी जुताई संभव हुई, लोहे के फाल से खेतों की गहरी जुताई संभव हुई, ठीक है। इसका आउटकम क्या निकला कि खेतों की गहरी जुताई, देखिए खेतों की गहरी जुताई, जिसका परिणाम क्या निकला, अधिशेष उत्पादन, ज्यादा पैदावार, अधिशेष सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन लिख लीजिए। सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, यानी ज्यादा पैदावार, इसको दूसरे शब्दों में लिख लीजिए, ज्यादा पैदावार, मोर क्रॉप्स होना पैदा हो गए। और जब अनाज होने लगा तो उससे भी शासक शक्तिशाली होंगे भैया, उनको ज्यादा टैक्स मिलेगा, वो अपने सेना को मजबूत करेंगे,
वेतन दे पाएंगे, कई चीजें होती हैं। तो ये कारण हुआ कि लौह अयस्क कि लौह अयस्क के एक तो मजबूत औजार टूल्स बनने लगे, साथ ही साथ हथियार बने, और ये टूल्स में ही लोहे का फाल भी आएगा, क्योंकि खेती के औजार है। टूल्स क्या हुए कि लोहे का फाल हुए, तो ये टूल्स बने। और उसका क्या बेनिफिट मिला? उसका बेनिफिट मिला कि खेतों की गहरी जुताई होने लगी, और गहरी जुताई से सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, विशेष उत्पादन, ज्यादा पैदावार होने लगा। इस सब चीजों ने मगध को महत्वपूर्ण बना दिया। तो आप ये समझ गए कि मगध कैसे महत्वपूर्ण हुए, उसके 3 कारण आपको बताए। अब नेक्स्ट बात मैं बता रहा हूं कि मगध के शक्तिशाली शासकों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा मगध को करने में। तो यहाँ पर आ जाइए, तीसरी बात में नेक्स्ट पेज में आ जाइए, और नेक्स्ट पेज में जो चर्चा है उस शक्तिशाली शासकों के बारे में चर्चा है। इन शक्तिशाली शासकों के कारण मगध एक महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि सब कुछ अगर आपके पास हो और जो शासक हो, रूलर हो, वही अगर अच्छा ना हो, बिल्कुल लोल प्रकृति का हो, लुंज पुंज हो, तो क्या वो आगे बढ़ा पाएगा? तो सब चीज हो, लेकिन शक्तिशाली शासक का होना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए कि किसी भी चीज में, घर में ही आपके पिता बहुत पैसा कमा के गए हों, बहुत धन संपदा इज्जत कमा के गए हों, लेकिन इसके बाद अगर उनके पुत्र और संतान ही योग्य न हो, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो शक्तिशाली संसाधन का होना ही जरूरी नहीं है। उस संसाधन को यूज करने के लिए उस समय जो शासक वहां के थे वो बहुत शक्तिशाली हुए, तो उनका मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक कारण दूसरा पेज में पैरा चेंज करके है, क्या हुआ? शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक यानी पावरफुल रूलर्स। शक्ति शासक को क्या बोलेंगे? पावरफुल रूलर्स, ठीक है ना, रूलर्स, ठीक है, या पावरफुल कहिए या शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग कहिए, तो जो कुछ कहिए कि स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुए उस समय। तो ये एक सबसे बड़ी बात आ गई कि स्ट्रॉन्ग रूलर्स लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रूलर्स, ठीक है, शक्तिशाली, पावरफुल या स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुए उस समय शक्तिशाली शासक। इन शक्तिशाली शासकों में कुछ शासकों का नाम है, एक तो इन शासकों में एक शासक है, 3 शासक का यहाँ पर नाम आया है और उसका मैं चर्चा करूंगा। लेकिन ये देख लीजिए कि एक आ गया यहाँ पर अजातशत्रु का नाम और बिंबिसार का नाम। शक्तिशाली कौन कौन है? बिंबिसार, बिंबिसार एवं अजातशत्रु, एवं अजातशत्रु। अजातशत्रु को पाली ग्रंथों में या बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु कहा गया है, अजातशत्रु। इन्हीं को अजातशत्रु भी बोला गया है, अजातशत्रु, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये अजातशत्रु को ही पाली भाषा में अजातशत्रु कहा जाता है, अजातशत्रु को। तो ये बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। एक और बात बताता हूँ, बुक्स में तो नहीं लिखा है लेकिन आप जान जाइए, ये पिता पुत्र थे। ये कौन थे? ये पिता पुत्र थे। देखिए ये पिता थे, ये पिता थे, और ये कौन था? उनका पुत्र था। ये दोनों शक्तिशाली निकले और इन्होंने मगध को बहुत ही मजबूत बनाया। ये क्या हुआ? अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ये क्या करते थे? इनका काम क्या करते थे? इनका काम क्या था? इनका काम मैं लिख देता हूं, क्या था? अन्य जनपदों को, अन्य जनपदों को, अन्य जनपदों को जीतने के लिए, को जीतने के लिए, जीतने के लिए हर संभव उपाय करते थे। हर संभव उपाय, हर संभव उपाय, ये बहुत तत्पर थे। ये जो पिता पुत्र थे बिंबिसार और अजातशत्रु, देखिए बिंबिसार ये बुद्ध के ही हम उम्र थे बिंबिसार, और उनके ही समय में अजातशत्रु भी थे, क्योंकि बौद्ध धर्म, बुद्ध के मरने के बाद जो बौद्ध धर्म की पहली काउंसिल हुई, प्रथम जो परिषद या संगीति हुई, वो अजातशत्रु के ही समय हुई थी राजगृह में। तो ये दोनों जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। ये लोग कहाँ से राज्य करते थे? तो ये लोग उस समय आगे आएगा तो मैं बताऊंगा उसी समय। तो इनका काम क्या था कि ये दूसरे जनपदों को जीतने के लिए हर संभव उपाय करते थे, साम दाम भय भेद सब अपनाते थे, और जीतकर और मगध को
एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण जनपद इन्होंने बना दिया। तो इनकी एक चर्चा करना बहुत जरूरी है। और दूसरा एक और नाम है इसमें, एक तो बिंबिसार हो गए और अजातशत्रु हो गए, एक और इसमें नाम है, देखिए ऐसे मैं घेर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये है यहाँ पर देख लीजिए कि महापद्मनंद। यहाँ पर देखिए एक और शासक हुआ, उसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद, ठीक है ना। ये दूसरा वंश था, ये हर्यक वंश है, ये हर्यक वंश है और ये नंद वंश है, ये जान लीजिए, इसमें बोला जाता है। तो ये महापद्मनंद जो हुए, ये भी एक शासक हुए मगध में। और ये महापद्मनंद ने क्या किया कि ये भी महत्वपूर्ण शासक थे और अपने नियंत्रण को इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। क्या किए कि ये जो अपने साम्राज्य को उत्तर पश्चिमी भाग तक फैलाया, उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट लिख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट तक विस्तार किया, तक विस्तार किया, विस्तार किया। तो इनका भी योगदान था कि जो महापद्मनंद थे, ये तो बिंबिसार और अजातशत्रु हुए ही पिता पुत्र थे, ये बहुत महत्वपूर्ण थे, हर संभव उपाय किए। और ये जो महापद्मनंद शासक हुए, ठीक है ना, ये अजातशत्रु बिंबिसार के वंश से अलग हैं। ये उत्तर पश्चिमी, यानी कि उत्तर पश्चिमी तक, या पश्चिम लिख लीजिए, पश्चिमी से कंफ्यूजन हो रहा है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट तक विस्तार किया मगध जनपद को, और इसलिए मगध बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और देख लीजिए कि बिहार में राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज की पटना है, को राजधानी बनाया गया। तो एक बात मैं आपको चर्चा कर देता हूं कि यहाँ पर मिटा के, जगह कम है इसलिए मिटा मिटा के मैं कर रहा हूं, और आप इसको समझते जा रहे होंगे। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही काम का चीज है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। और जब भी इस पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए तो उसे भी, इस सब लेक्चर अगर आपको याद रहेगा सफलतापूर्वक कर पाइएगा। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं तो या वेरी शॉर्ट, उसको भी करेंगे। और देखिए मैं मगध की राजधानी की बात कर रहा हूँ, राजधानी, राजधानी की जो बात हो रही है इसमें देख लीजिए, राजधानी में कैपिटल, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो राजधानी जो थी, बहुत समय तक जो इसकी कैपिटल थी वह राजगीर थी, ठीक है। तो इसको, उस कैपिटल का नाम दिया गया है राजगृह। राजगृह मतलब राजा का घर, वहां राजा का पैलेस, महल था, इसलिए राजगृह कहलाया। और उसी को हम राजगीर भी कहते थे, उस समय राजगीर कहते थे। उस समय क्या नाम था? राजगीर। तो देख लीजिए, राजगीर उस समय नहीं, आधुनिक नाम है, वर्तमान में राजगीर है, वर्तमान। आज खोजने जाएंगे तो वहां नाम मिलेगा राजगीर। इसको बहुत डेवलप किया गया है। इस राजगीर में बेलवन हुआ था, और बिंबिसार ने बुद्ध को बेलवन, बेलवन मतलब कि बांसों का बल, वन, फॉरेस्ट, दान में दिया था। आज भी यहाँ पर बेलवन को रखा गया है। आप जाएंगे, अगर राजगीर है, ये बहुत अच्छा, ये राजगीर टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल है, तो जाके देखिएगा, घूमिएगा। तो ये पहले मगध की यही राजधानी थी, राजगृह, ठीक है। और उसी को आजकल राजगीर कहा जाता था। उस समय इसका एक और नाम था, और वह नाम था गिरिब्रज। गिरिब्रज, गिरिब्रज, गिरिब्रज भी इसी का नाम है, ठीक है। तो गिरिब्रज भी इसका नाम था, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ सुरक्षित जगह था। पहाड़ से घिरकर यह ब्रज वज्र की तरह हो गया है, तो गिरी ब्रज भी कहा गया है, या गिरी वज्र है, गिरी वज्र, गिरी से ये वज्र हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो यही राजगिरी का भी नाम था, मिलता है। और अगर पूछा जाए परीक्षा में तो आप इसको लिखिएगा, और वर्तमान में यह राजगीर कहा जाता है। साथ ही साथ देखिए, लेकिन ये यहाँ पर बिंबिसार और अजातशत्रु शासन करते थे, लेकिन इनके बाद अजातशत्रु का ही पुत्र हुआ उदयन। इसके बाद देखिए, ये पाटलिपुत्र राजधानी बनी, जो आज की पटना है। बाद में क्या राजधानी बन गई? पाटलिपुत्र। मैं लिख देता हूँ, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना है। वर्तमान पटना बिहार की राजधानी है, वर्तमान पटना, यही पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र भी एक गांव हुआ करता था, उसका नाम था कुसुमपुर। क्या था? कुसुमपुर। पूछा जाता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ,
कुसुमपुर ही पाटलिपुत्र बना। और इसको बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? यह उदयन को जाता है, उदयन को। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन अजातशत्रु का पुत्र। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किताब में तो नहीं है लेकिन आपको जानना है, इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अजातशत्रु का पुत्र, यही राजधानी को पाटलिपुत्र में लाया। उसके पहले राजधानी अजातशत्रु या बिंबिसार अजातशत्रु की समय राजधानी यही राजगिरी में थी। राजगिरी को गिरी वज्र भी कहा गया है। इसका वर्तमान में हम राजगिरी कहते हैं। और लेकिन उसके बाद राजधानी यहाँ से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र में आई। यही पाटलिपुत्र, वहाँ कुसुमपुर नामक एक गांव हुआ करता था, उसी को पाटलिपुत्र के रूप में डेवलप किया गया। और ये काम उदयन ने किया, मतलब पाटलिपुत्र राजधानी बनाने का काम उदयन ने किया। उदयन कौन था? तो ये अजातशत्रु का पुत्र था और बिंबिसार का पोता था। तो बिल्कुल है, और यही पाटलिपुत्र आज पटना है। तो यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मैं चर्चा कर रहा हूँ, आइए उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप जरूर इसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका मैं समाधान जरूर करूंगा। अभी तक आइए आगे तक करता हूं। अब देखिए, एक नई घटनाक्रम को मैं आपको चर्चा में कर रहा हूं कि अब यहाँ पर ही मिटा दीजिए। मगध शक्तिशाली है, बस इतना ही देखिए। मगध कैसे कितना शक्तिशाली था उसका एक प्रमाण यहाँ पर दिया जा रहा है कि सर मगध को शक्तिशाली शक्तिशाली कह रहे हैं और अपने मुंह मिट्ठू बन रहे हैं। ठीक है ना, आप भारत के रहने वाले हैं और बिहार से भी आपको बहुत प्रेम है, और मगध बिहार में पड़ता है और भारत का एक महत्वपूर्ण महाजनपद भी है रहा है, तो आप प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ उसका उदाहरण दीजिए। आप भारतीय तो प्रशंसा करेंगे, लेकिन क्या कोई इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या किसी विदेशी ने भी इस मगध से भय खाया? कोई विदेशी भी डरा इससे? आप सिर्फ हमको कह के मगध से डरा रहे हैं, डरवा रहे हैं सर। तो नहीं, इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, इसको सुनिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है और कहानी है। क्या है? 2300 साल से भी पहले, यहां पर देखिए, 2300 साल से भी पहले की बात है। बात कब की बात है? 2300 साल से भी पूर्व की बात, पहले की बात, से भी पहले की बात। बात मतलब घटना है, बात मतलब घटना है। देखिए, उस घटना से समझिए कि मगध कितना शक्तिशाली है। ठीक है, घटना है। क्या घटना है भैया? इस घटना पर आपको ले जा रहे हैं कि 2300 साल पहले से भी एक घटना मैं बता रहा हूं। उस घटना को सुनकर आप दंग हो जाएंगे और आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई मगध जो जनपद था वाकई बहुत शक्तिशाली था। उससे बड़े बड़े धुरंधर उससे डरे और उसका सम्मान किया, और उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्या उदाहरण है? आ जाइए। मेसोडोनिया का राजा सिकंदर, सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर महान, और उसको उसी को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। तो वो मेसोडोनिया का राजा था। मेसोडोनिया यूनान में है। यूनान कहाँ है? ग्रीस में है। देखिए, ग्रीक है। ये देखिए, भारत का मैप आप ही के लिए आप मैं रखता हूं, आप समझ लीजिए। ये देखिए, यही यूनान है, यही ग्रीक है। ठीक है ना, ग्रीक। और पुराना समय में इसी को यूनान कहा गया है, इसी को यवन कहा जाता था, यवन। तो यही यूनान है। बात समझ में आ रहा है? और ये यहाँ का, यहीं पर मेसोडोनिया एक जगह है, और उसी मेसोडोनिया का जो शासक था या राजा कहलाता था, वह उसका नाम था सिकंदर। तो उसको उसी को लोग सिकंदर महान कहते थे कि, और उसके मन में इच्छा थी विश्व विजय करने के लिए और पूरे विश्व को जीतने के लिए। और उसको, उसके रथ को आकर कहाँ रुका? तो भारत में रुका है उसका रथ। तो वही आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, यहाँ पर लिख लीजिए मेसिडोनिया, बस मेसिडोनिया का राजा सिकंदर। आपके बुक में लिखा है रूलर, शासक, राजा सिकंदर। ठीक है ना, सिकंदर। ये जो सिकंदर है वह इसी पर कहा, सिकंदर महान के कारण ही कहा जाता है कि जो जीता सो सिकंदर। ये मतलब इसको जीत से जोड़ा गया है। अभी बोलते हैं ना, अरे भाई क्या कहना है, जो जीता सो सिकंदर।
तो जो जीता वो सिकंदर, तो सिकंदर को जीत का इसको इसके साथ एक रिकॉर्ड है। तो ये मैसेडोनिया का राजा सिकंदर था और इसी को क्या कहा जाता था, अलेक्जेंडर कहा जाता था, अलेक्जेंडर, ये भी लिख लीजिए, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है ना, इसी का नाम अलेक्जेंडर है, या बहुत लोग इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, या इसी को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। इंग्लिश वाले के लिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ भैया, ठीक है ना, क्योंकि मेरा वादा है कि दोनों को समान फायदा होगा। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट यही है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, इसका जो जन्म है, इसका जो जीवन काल है, वह बता देता हूं कि वह आपका है 356 बीसी, 356 बीसी टू यहाँ पर 323 बीसी मैं लिख देता हूं, क्योंकि आपसे मेरा वादा है कि मैं बुक की एक एक बात बताऊंगा, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां मैं जो प्रासंगिक होगा, रिलेवेंट होगा, उसको भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो ये सिकंदर का ये टाइम है। और भारत पर जो सिकंदर ने आक्रमण किया, और देखिए भारत पर आक्रमण जो किया है सिकंदर ने, भारत पर आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा। भारत पर जो सिकंदर ने आक्रमण किया वह समय है 326 ईसा पूर्व, 326 बीसी। देखिए 326 बीसी में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया, ठीक है। और लेकिन उसके बाद ये मर जाता है 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में मर जाता है और जन्म लेता है 356 बीसी में। कहाँ जन्म लेता है, तो ये मैसेडोनिया का है। और ये मैसेडोनिया कहाँ है, तो यह ग्रीक में है, यूनान में है। बस इतना तो आपको मैं यहाँ पर समझा ही दिया हूँ, बोल भी रहा हूँ तो लिख रहा हूँ। अब देखिए ये हुआ क्या, घटना समझिए कि पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र, पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक तो पहुंचा। पहले बात मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि देखिए ये विश्व विजेता बनना चाहता था। क्या करता था, विश्व विजय करना चाहता। इसका लक्ष्य क्या था, विश्व विजय करना, विश्व विजय करना इसका लक्ष्य था। इसके मन में आया कि भैया सब लोग तो बहुत विजय करते हैं, मैं विश्व को ही जीत लूं, संसार को ही मैं जीत लूं। तो विश्व विजय करना ये चाहता था, लक्ष्य इसका विश्व विजय करना था। अब इसमें हुआ क्या, परिणाम क्या निकला, परिणाम निकला, देखिए परिणाम मैं लिख देता हूं पहले, तब मैं आपको समझा रहा हूं। परिणाम निकला ये देखिए, पूरी तरह सफल ना होने पर भी, पूरी तरह सफल नहीं हुआ, विश्व विजय नहीं कर पाया, पूरी तरह सफल नहीं होने पर भी, नहीं होने के बावजूद लिख देता हूं, के बावजूद वह, देख लीजिए मिस्र यानी इजिप्ट, मिस्र क्या है, इजिप्ट है, मैं भी आपको मैप पर दिखाऊंगा, मिस्र है, इजिप्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ ये देख लीजिए आपके बुक्स में ये लिखा गया है कि मिस्र यानी कि इजिप्ट, इसके साथ साथ और पश्चिम एशिया, और पश्चिम एशिया, इसमें इराक ईरान भी है, इसमें जैसे इसमें इराक ईरान इतिसी लिख देता हूं, ठीक है। पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ, पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ, लिखते जाइए, कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत में ब्यास के नदी के किनारे तक पहुंचा, ठीक है ना, जीतता हुआ यहाँ पर ब्यास नदी के, ब्यास नदी है ना हमारे यहाँ, इसी को ऋग्वेद में विपाशा भी कहा गया है, ब्यास नदी। इस लगता है कि इसी से प्रभावित होकर एक अभिनेत्री ने भी अपना नाम विपाशा बसु रख लिया है। तो ये ब्यास नदी के तट तक पहुंचा, ठीक है, तट तक पहुंचा, लेकिन तट तक पहुंचा लेकिन मगध की सेना, मगध की पैदल सेना
एवं हाथियों से डरकर सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया। क्या हुआ? डरकर सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया। यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे, समझ जाइए। आगे बढ़ने से इंकार, रिफ्यूज कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना है कि ये जो सिकंदर है महान, उसको लोग सिकंदर महान कहते हैं। वो अपने को विश्व विजय करना चाहता था और कुछ तक उसने सफल भी हुआ, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। और इसके बारे में डिटेल में बता दिया हूं। ये विश्व को जीतने के लिए यहां पर चला, सफल तो पूरी तरह नहीं हुआ। इसके बाद भी यह इजिप्ट को जीत लिया। देखिए यही मिस्र है, देखिए यही इजिप्ट है, देख रहे हैं, ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट है, मिस्र है, ये नक्शा पर देखिए। और यही देखिए मैसेडोनिया है, यही ग्रीस है, यही मैसेडोनिया है। और यहां से ये चला है जीतने के लिए, तो इजिप्ट को जीत लेता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये बता रहा है कि जो पश्चिम एशिया है उसके भी कुछ भागों को जीतता है। देखिए जो पश्चिम एशिया है यहाँ जीतता है। ये देखिए यहाँ पर आप आराम से देखिए, ये इराक है, इराक को जीत लेता है। ये ईरान है, इराक को मेसोपोटामिया का प्राचीन नाम इसका है। और ये पर्सिया था, यही ईरान है। आजकल तो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो इसको भी ये वहां पर जीत लिया था। इसके साथ एशिया माइनर को जीता था और पश्चिम एशिया के कुछ भागों को जीता था। और जीतते हुए देखिए ये भारत है, और भारतीय उपमहाद्वीप में ये घुसा। और घुसते हुए भारत उपमहाद्वीप में ये यहाँ के जो सिंधु नदी, यहाँ पर भारत में आ जाइए, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि जब भारत के पास ये पहुंचता है तो देखिए ये सिंधु और उसी सहायक नदियां हैं। सिंधु है, चिनाब है, ये रावी है, ये सतलज है, यहाँ पर आता है। और ब्यास नदी के पास जब आता है तो उसका पैर ठिठक जाता है। लेकिन इसके पहले मैं झेलम नदी के किनारे बताऊंगा कि झेलम नदी के किनारे उसकी युद्ध होती है। उस समय वहां का जो शासक पोरस है, या पुरु कहा जाता है, तो उस पोरस के साथ उसकी युद्ध होती है। हालांकि उस युद्ध में पोरस बहुत बहादुरी के साथ लड़ता है, जिसकी प्रशंसा या जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा सिकंदर करता है। लेकिन पोरस दुर्भाग्य से हार जाता है। लेकिन हार तो जाता है, लेकिन सिकंदर और उसके सिपाहियों पर अपनी वीरता का वो अमिट छाप छोड़ता है। ये अलग बात है कि कहा जाता है कुछ समय वहीं पर बगल में तक्षशिला था, वहां का राजा आम्बिक था जिसने शायद मदद नहीं किया, तो ये अलग की चर्चा है। तो पोरस को तो हराता है, और उसको हराते हुए फिर ये झेलम के आगे आता है, और ये सतलज, फिर ये ब्यास नदी के किनारे आता है। ठीक है, तो ये ब्यास नदी है। और इस जब ब्यास नदी के किनारे जब आता है और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ना चाहता है। देखिए अब ब्यास नदी, इसके आगे अब ये मगध साम्राज्य आपको दिख रहा है, थोड़ा दूरी के बाद मगध साम्राज्य है। और आता है तो उसको युद्ध मगध साम्राज्य से होता, लेकिन उसके जो सिपाही हैं, सैनिक है, वो मगध की वीर गाथा को सुन चुके हैं, मगध की शक्तिशाली बातों को सुन चुके हैं। वो सुन चुके हैं कि मगध के जो पैदल सिपाही हैं, मगध के बाद जो अचूक और मजबूत जो हथियार है, और सबसे बड़ी बात है कि मगध के पास जो हाथियों की, ट्रेंड हाथियों की, प्रशिक्षित हाथियों की एक सेना है। उस सेना से उसके जो सिकंदर के जो सैनिक है वह भय खा जाते हैं, वो बहुत डर जाते हैं, और साफ साफ अपने शासक या अपने राजा सिकंदर की जो आज्ञा है उसका वो अवहेलना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं जाएंगे, आप अकेले जाना हो तो जाइए। ठीक है, सिकंदर चाहता था आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके सैनिक मगध की शक्तिशाली जो जनपद मगध था उसके शक्तिशाली बातों को सुन चुके थे, मगध की सेनाओं के बारे में, पैदल सेना की क्षमता को जानते थे, मगध के पास जो अचूक जो हथियार थे, मजबूत लोहे के बने जो औजार थे उसको जानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि मगध के पास जो ट्रेंड यानी प्रशिक्षित हाथियों का जो एक दल था, जो किसी भी युद्ध में और किसी भी शत्रु के प्रति वो भगदड़ मचा देती थी, उसकी सेना को रौंद के रख देती थी। और उन हाथियों के डर से ये जो सिकंदर है यानी अलेक्जेंडर जो है, ये के सिपाही यहाँ पर रिफ्यूज कर देते हैं, इंकार कर देते हैं, और वहां से सिकंदर को वापस जाना पड़ता है। और ये जो घटना है 326 ईसा पूर्व का है, 326 BC का। और वही लगभग आपको बताया गया है कि जो घटना है 2300 साल से भी पहले का है। जोड़िएगा तो थोड़ा और ज्यादा
पीछे समय जाएगा, लेकिन बुक्स में जो लिखा है मैं लिखा हूँ, लेकिन पहले बोल दिया तो बात यहाँ बच गया। तो ये घटना है, सिकंदर का जीवन बता दिया गया। लगता है कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करके आप इसको एक नोट्स बना लीजिएगा और जब भी दिक्कत हो तो देखिएगा। ये बात मैं बताना चाहूँगा कि जानबूझ के इसमें कुछ पार्ट ज़्यादा मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि छोटा वीडियो बने ताकि आप इसको आसानी से देख पाएँ। एक और बात है, ये जो भी वीडियो बन रहा है यह यकीन मानिए आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आप अपने फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हो तो, और आप इसे शेयर भी कीजिए क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इससे बेनिफिटेड हो, लाभान्वित हो। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, मैं सर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका उचित मैं समाधान निकालूंगा। इसी के साथ साथ आप इसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।